हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं 20 असर्शन रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म। ना असर्शन रीजन क्वेश्चंस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो एज अ स्टूडेंट हम ओवर एनालाइज करते हैं, हम एक आंसर मार्क करते हैं, फिर हम वापस से उस क्वेश्चन पे जाके सोचते हैं यार हमने आंसर सही मार्क किया, एंड देन वी समटाइम्स चेंज आवर ऑप्शन फ्रॉम करेक्ट टू रॉन्ग, है ना। जल्दी से यो बोल दो चैट बॉक्स में अगर ये आपके साथ होता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना असर्शन रीजन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला सेशन करने वाले हैं। आपको मुझे आंसर्स चैट बॉक्स में बताने और फिर एंड में बताने कि आउट ऑफ 20 आपको कितने मार्क्स आए, ठीक है। चलो लेट अस बिगिन। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेदांतु अगर आप क्लास 9 के हो तो आई होप आपने क्लास 9 के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। Alright, let us begin with the first question. Third tier of government is local government. जो तीसरा पहिया है सरकार का वो लोकल गवर्नमेंट है, बिल्कुल ट्रू है। It has made democracy weak. That is false. उसने तो डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन कर दिया है, क्योंकि आज लोकल लेवल पे भी डेमोक्रेसी हो रही है, लोकतंत्र हो रहा है, इलेक्शंस हो रहा है, राइट। सो A is true but R is false, right? When power is taken away from the central and state government और local government को दे दिया जाता है तो उसको decentralization बोला जाता है, true। At least 1/3 of all positions are reserved for women in government bodies। ये बताओ, local government bodies में 1/3 सीट जो है women के लिए reserved है। ये भी सही है, बट दोनों में कोई रिलेशनशिप है? एक जो है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बोल रहा है और दूसरा जो है रिजर्वेशन के बारे में बोल रहा है, तो नहीं। बोथ A and B आर ट्रू बट B इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस recognized as scheduled languages by the constitution। ये बताओ, इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? हाँ जी, 22 scheduled languages हैं आपके। Restructuring the center state is one more way in which federalism has been strengthened in practice। क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशंस रिस्ट्रक्चर हुए हैं, है ना। पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी जो ऑल पावरफुल हुआ करती थी, बट आफ्टर 1991 ये रिस्ट्रक्चर हुआ है, उससे फेडरलिज्म और स्ट्रेंथन हुआ है। ये भी सही है, ट्रू है। पर क्या इन दोनों का कोई रिलेशनशिप है? एक कह रहा है कि देखो 21 अदर लैंग्वेजेस जो है वो शेड्यूल, ये भी फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। दूसरा आपको स्ट्रेंथन कर रहा है अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन। दोनों अलग अलग है, बोथ ऑफ देम डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम। हो रहे हैं ना क्वेश्चंस। चलो चौथा क्वेश्चन। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? ट्रू नहीं है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होते ही होते हैं। दिस इज ट्रू। सो वो A इज फॉल्स एंड B इज ट्रू। यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, इतनी गलती से है, होना चाहिए था A इज फॉल्स, है ना, R इज ट्रू। सही कह रही हूं ना मैं? बोथ assertion reason are false। Usually a federation has 2 levels of government। सही तो है। Usually फेडरेशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अच्छा, यूजुअली नहीं, ऑलवेज है क्या? बट कभी कभी फेडरेशन में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, तो यूजुअली सही होना चाहिए। ओके, आई एम गोना मार्क दिस एज अ स्टार क्वेश्चन। प्लीज लेट मी नो कि मैं सही हूं या कंटेंट टीम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। Belgium and Spain have a holding together federation। A big country divides power between constituent states and national government। क्या holding together है बेल्जियम और स्पेन? Yes, है ना। कमिंग टुगेदर नहीं है, इंडिया की तरह है। बाद में उसने पावर डिवाइड की, आपको पता है बेल्जियम में बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके पावर डिवाइड की गई बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो दिस इज ट्रू और सेकेंड वाला भी ट्रू है। और एक तरीके से हाँ, वो होल्डिंग टुगेदर है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कंट्री पावर डिवाइड करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सो बोथ A and B इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। चलो, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। सही बात है, ट्रू।
The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ 1992 में, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और डेमोक्रेसी को पावरफुल किया गया. ये भी ट्रू है. बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट. ऑलराइट. 7वां क्वेश्चन. Subjects such as agriculture, police and prison come under state list as per constitution. Is this a true statement? Yes. Union government under special circumstances can make laws on subjects mentioned in the state list if state government is not functioning according to constitutional provision. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है? तो ये फॉल्स है. आई थिंक ये फॉल्स है. राइट. अच्छा, ये ट्रू है. अगर स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा अगर इमरजेंसी, ये आपकी बुक में है नहीं, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, अगर स्टेट गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही, तब यूनियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ इतना पावरफुल है कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी उस टाइम के लिए लॉ बना सकती है. बट दिस इज अंडर वेरी वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस. सो टेक्निकली इट्स नॉट देयर इन योर बुक. बट चलो, ट्रू और दोनों जो है अलग अलग है. बोथ ऑफ देम हैव नो रिलेशनशिप. तो यहाँ पर आप याद रखो इस बात को कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, बट क्योंकि बुक में नहीं है तो आई डाउट ऐसा क्वेश्चन आएगा. ठीक है. क्वेश्चन 8. अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन थ्रू 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट एंड नीड्स अ 3rd tier. हाँ भाई, सही बात है. States in India are large and internally very diverse in population as well as culture. ये भी सही बात है. पर क्या ये इसका रीजन है? हमारे यहाँ 3rd tier की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है, बहुत वास्ट है, बहुत कल्चरली डाइवर्स है. हाँ, है ना. तो बोथ ए एंड बी इज ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. 9th क्वेश्चन. कितने सही हुए अभी तक? कितने आदमी मारे गए? इन अ फेडरल सिस्टम द डिविजन ऑफ पावर इज बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट्स. सही है. ट्रू स्टेटमेंट है. The Constitution defines power, limits on power and overall jurisdiction of government at the 2 levels and their subunits. Constitution define करता है कि कैसे power divide होगी between the center and the state. ये भी true है. Right? क्या relationship है? हाँ. पहली भी बात करता है कि कैसे डिवाइड होता है, दूसरा बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड है. सो बोथ ए एंड बी इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. In a federal system, the division of power is between central authority and constituent units known as states. True. The constitution जो है ये define करता है power को, overall jurisdiction को दोनों states में. मुझे लगता है दोनों में अच्छा relationship है ना, कि भैया पावर क्यों डिवाइड की जाती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली डिफाइंड है. तो आई थिंक ऑप्शन ए हो सकता है यहाँ, वेयर बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वाई पावर इज डिवाइडेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में. व्हाट डू यू गाइस थिंक? अनदर स्टार क्वेश्चन जहाँ मेरा और कंटेंट टीम कभी कभी गड़बड़ करती है. ठीक है. तो दैट इज पॉसिबल. बाकी आपको चेक करके बताना है. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. Unitary system में एक ही level government होता है और अगर subunits होते हैं तो वो central government से subordinate होते हैं. True. There is no concept of dual governance in a unitary system as we see in a federal system. Dual governance मतलब साथ में साथ central और state rule कर रहा है, ऐसा कोई system नहीं होता. ये भी सच है. ठीक है. तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि हमारे यहाँ कोई डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, इसीलिए है ना बोल सकते हो कि यूनिटरी सिस्टम में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और अगर सब यूनिट्स है भी तो वो सबऑर्डिनेट है. क्लियर? कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ए और बी ऑप्शन में, मेरे लिए भी. देन यू हैव टू गो बाय योर लॉजिक, यू हैव टू गो बाय योर इंस्टिंक्ट, है ना. कभी कभी हो जाता है, हम गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं. Our constitution did not give the status of national language to any one language. ये तो सही बात है, हमने national language का status नहीं दिया किसी को. Restructuring the center and state relations is one more way in which federalism has been strengthened in place. ये भी सही है, पर दोनों में कोई relationship नहीं है. एक जो है language की बात कर रहा है और दूसरा जो है center state relation की बात कर रहा है.
द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द स्टेट लेवल। दिस इज फॉल्स। लोकल गवर्नमेंट तो पंचायत लेवल तक जाता है। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लॉक और अ मंडल। ये सही है ना, ग्राम पंचायत को साथ में पंचायत समिति बनाती है। सो यहाँ A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। इंडिया इज अ फेडरेशन, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। पावर रिसाइड्स विद द सेंट्रल अथॉरिटी, दिस इज क्लियरली फॉल्स। वह तो बहुत ही आसान है गाइस, आई होप क्वेश्चंस हो रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल अबाउट जस्ट प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। जल्दी से बता दो अभी तक 13 क्वेश्चन में कितना आया आपका स्कोर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही आता है। बोथ हाउसेस हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली, ये फॉल्स है ना। क्या पावर है हाउसेस के पास? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तभी अमेंड हो सकता है अगर वो दोनों में मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा से पास हो, उसके बाद आधे स्टेट लेजिस्लेटर से ज्यादा से रैटिफाई हो पाए, प्रेसिडेंट से उसको वो मिल पाए परमिशन। दैट इज व्हेन देयर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, राइट। सो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। The subjects which are not included in the union list, state list and concurrent list are called residuary list. True है, सही बात है ये। The subjects included that came after constitution was made and thus could not be classified, ये भी सही है। ये वो वाले सब्जेक्ट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इमर्ज हुए, जैसे IT हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ऐप हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम नहीं थे, और इन सब्जेक्ट्स को हम रेसिडुअल में डाल देते हैं। तो दोनों में रिलेशनशिप भी है। बोथ A एंड R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। Australia and USA is an example of coming together federalism. Coming together, true बात है। In this federation, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. ऐसे coming together जब अलग अलग स्टेट डिसाइड करते हैं, साथ में आके एक नेशन बनाते हैं, and they do think of this as security, as being strong, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी पावर होती है जितनी फेडरल गवर्नमेंट पे होती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और दोनों में एक रिलेशनशिप भी है। बोथ A and R is true and R is the correct explanation of A. ठीक है। Federalism helps countries to remain united even if the country has enormous cultural diversity within the country. Federalism help करता है कंट्री को यूनाइटेड रहने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। All the communities that had to see divisions of a country were not federations. हाँ, हम बोल सकते हैं कि जिस भी देश में डिवीजन हुआ है वो फेडरेशन नहीं हुआ करते थे। भाई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। All the countries that had to see division, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो एक ज़माने में इंडिया पाकिस्तान हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं उसमें फेडरेशन नहीं होता, इसलिए वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इसको भी अगर हमने ट्रू मान लिया, ऑल्दो ये ऑल थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट लेट्स से इसको ट्रू मान लिया, तो क्या दोनों में रिलेशनशिप है? फेडरलिज्म जो है कंट्री को हेल्प करता है टू रिमेन यूनाइटेड, है ना, और जो कंट्री में नहीं होता फेडरलिज्म वहाँ डिविजन्स होते हैं, तो हाँ दोनों में रिलेशनशिप भी आप कह सकते हो। बट इज दिस राइट? इज दिस अ राइट स्टेटमेंट? ये पता करके बताओ, नहीं तो ये ऑप्शन हो जाएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। बट जिस हिसाब से आपकी बुक लिखी हुई है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि जहाँ पर भी डिविजन्स हुए, ये नहीं कह रहा कि जो फेडरेशन नहीं है वो डिविजन होगा, नहीं, पर जहाँ भी डिविजन्स हुए यूजुअली हमने देखा है वहाँ पावर शेयरिंग नहीं हुई है, वहाँ फेडरेशन नहीं है, तो इसीलिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, और क्योंकि आप बोल सकते हो फेडरल, आप बोल सकते हो कि क्योंकि यहाँ पर हुआ है इसलिए फेडरलिज्म उन कंट्री में होता है, यूनाइटेड रहते हैं वो कंट्रीज या फेडरलिज्म है, क्योंकि देश कल्चरली डाइवर्स होता है। ठीक है, लेट मी नो व्हाट योर आंसर इज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं लिखी होगी ना सेंटर और स्टेट की, तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, The spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in our country. ये भी true है। A spirit of federalism, respect for diversity. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जरूरी है फेडरलिज्म के लिए, और ये कह रहा है कि भैया स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जरूरी है कि शेयर्ड आइडियल हो ऑफ आर कंट्री। हाँ, थैंक गॉड। Both A and B are true and R is not a correct explanation. एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर रहे हो, और दूसरा बात कर रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी है, जरूरी है किसी भी देश में। ठीक है, कभी कभी मैं भी आंसर चेक कर लेती हूँ,
Question 19. The basic idea behind decentralization is to focus on locality-based issues and problems. बिल्कुल सही है, true. Local government is the worst method of realizing the concept of democracy. नहीं, ये false है. Why is it the worst method? ये तो बहुत अच्छा method है ना, to show democracy at the local level. So A is true and R is false. Final question, question number 20. राइट मेरे देखो 18 है 20 में से, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में मुझे कंफ्यूजन है, ऑल्दो मुझे लगता है मैं सही हूं, पर आपको मुझे बताना है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. रीजनल गवर्नमेंट कैन विड्रॉ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या रीजनल गवर्नमेंट पावर ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से? नहीं, फॉल्स. रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनसे छीन नहीं सकता है ना, इतने पावर्स उसे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं. तो यहाँ A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू. राइट, सो दीज वर योर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म. 20 में से आपके कितने आए प्लीज कमेंट में जरूर बताना, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दोस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो अभी आए थे सेशन में. ठीक है, हम ऐसे सेशंस कंटिन्यू करने वाले हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीक. ऑल्सो हम नए चैप्टर्स भी शुरू करने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, बट सब्सक्राइब टू द चैनल वीडियो. होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं. इन फेडरलिज्म सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. फेडरलिज्म में सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है सेंटर के लिए, स्टेट के लिए. इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैटर. इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल डेमोक्रेसी. द यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट. बहुत ईजी है दोनों क्वेश्चंस, ऐसे ईजी क्वेश्चंस आएंगे. पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन surabhi_nerd_alert. आज के लिए बस इतना ही. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.